आपको अनुकूलित भी करना पड़ता है। तो यदि डेजर्ट एरिया है तो डेजर्ट एरिया में जाहिर सी बात है रेत हैं, और यदि रेत हैं तो रेत में तो विभिन्न प्रकार की समस्याएं भी आती ही रहेंगी, विभिन्न प्रकार की समस्याएं आएंगी। वहां पर आप सोचिए डेजर्ट है तो वहां के जो वस्त्र रहेंगे, ऊपर तो पैजामा है, नीचे कैसा रहना चाहिए, नीचे जो ऊपर कुर्ता रहेगा नीचे पैजामा रहेगा, लेकिन पैजामा उठा हुआ होना चाहिए पीछे से, नहीं तो जो रेत चप्पल के माध्यम से उठेगी, स्लीपर के माध्यम से उठेगी, उससे क्या होगा, उनके पैजामे में भर जाएगा। इसलिए उनका पैजामा कैसा होता है, उठा हुआ रहता है। तो इसके अगर मान लेते हैं वो लोग आज वर्तमान में किसी अन्य क्षेत्र में रहते हैं पलायन करके, तो क्या उनके मानसिकता से ये भावना निकल जाएगी कि हमारा ड्रेस कोड ऐसा नहीं होना चाहिए? अरे भाई, जिसकी कई पीढ़ियां उस डेजर्ट में बिता दी हैं, आज जो पलायन करके किसी अन्य क्षेत्र में चले गए, तो क्या ड्रेस कोड एक दिन में बदल जाएगा? नहीं बदलेगा, क्योंकि हम लोग 200 साल की गुलामी की मानसिकता से आज तक भी वापस नहीं आए, तो उनकी तो कई पीढ़ियां उस डेजर्ट में बीत गई हैं। उनका भोजन, अगर वहाँ पर डेजर्ट है तो जाहिर सी बात है वहाँ पर जो कृषि है उसका विकास नहीं होगा। यदि कृषि का विकास नहीं होगा सही तरीके से, तो पशुपालन सबसे बेहतर विकल्प होता है। जब तक पशु दूध देता है दूध का सेवन करते हैं, और जब भूख से कोई मरता है तो वहाँ पर पशु को मार करके उसके मांस को भी खाता है। यदि आप भी होते तो आप भी वही कार्य करते जो वो करते थे। इसलिए किसी के ऊपर अंगुली उठाने से पहले पहले उस परिवेश को जानिए, उस क्षेत्र को जानिए, उस क्षेत्र के लोगों को हम लोग मुसलमान कह दिए, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि वहाँ का क्लाइमेट ही ऐसा है कि जो भी लोग रहेंगे वह उसी प्रकृति के ही हो जाएंगे। तो वहाँ के लोगों का जो ड्रेस कोड है वह अलग प्रकार का रहता है, वहाँ के लोगों का भोजन भी अलग प्रकार का रहेगा। जब पानी ही नहीं रहेगा तो आप स्नान कैसे करेंगे? जब पीने के लिए पानी नहीं है तो स्नान के लिए पानी कहाँ से रहेगा? तो यदि मान लेते हैं कोई व्यक्ति 5 दिन 6 दिन नहीं नहाया, तो इसका मतलब वह मलेच्छ नहीं है, बल्कि उसका क्लाइमेट उसको मजबूर किया है कि वह उस एक गतिविधि में रहे। तो हम लोग किसी भी व्यक्ति के बैकग्राउंड, उसके क्लाइमेट को जाने बगैर ही उसके ऊपर सीधा अंगुली उठा देते हैं, कहीं से भी उचित नहीं है। पहले उसके बैकग्राउंड को समझिए, कहाँ से आया है, कैसे आया, किस परिस्थिति से आया है। यदि आप इस पूरे एनालिसिस को देखेंगे तो कहीं से भी किसी में आपको ज़्यादा कमी नज़र नहीं आएगी। तो ठीक है, यानी बाह्य स्तर पर हमारे पोशाक भी होते हैं। फिर देखते हैं कि जो लोग डेजर्ट एरिया में रहते हैं, राजस्थान में रहते हैं, उनके टर्बन कलरफुल होते हैं। इसलिए होते हैं कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा तूफान चलते रहते हैं रेत के, और ऐसे में किसी के कहीं पर भी फंस जाने की संभावना बनी रहती है। और यदि कोई व्यक्ति फंस गया तो उसको दूर से दिखाई पड़ जाए, इसलिए उनकी टर्बन कैसी होती है, कलरफुल होती है। फिर हम बात करते हैं भोजन की। तो भोजन में हमने तो ले ही लिया कि कोई जंगलवासी है तो ज़्यादातर फल फूल का सेवन करेगा, मैदानी क्षेत्र में है तो कृषि का सेवन करेगा, कृषि उत्पाद का सेवन करेगा, तटवर्ती में रह रहा है तो मछली का सेवन करेगा, मरुस्थल में रह रहा है तो ज़्यादातर पशु आहार का सेवन करेगा। तो यानी जो हमारे भोजन हैं, यह भोजन भी हमारी प्रकृति के अनुसार ही निर्धारित किए जाते हैं, और हम लोग उसी के अनुसार अपने आप को अनुकूलित भी कर लेते हैं। ऐसा इसलिए कर लेते हैं क्योंकि यदि हम अनुकूलित नहीं कर पाएंगे तो हमारा अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा, और नहीं समाप्त होगा तो तरह तरह की बीमारी पैदा होगी, पर्यावरणीय समस्याएं उत्पन्न होंगी। फिर आर्थिक गतिविधियां, तो आप सोचो यदि आप तटवर्ती क्षेत्र में रहे हैं तो वहां पे जो संसाधन उपलब्ध होगा आप उसी का तो व्यापार करेंगे। तो जो तटवर्ती क्षेत्र है वहां पर मछली का उत्पादन होता है तो आप मछली का व्यापार करेंगे। यदि आप जंगली क्षेत्र में रहते हैं तो वन उत्पाद का आप व्यापार करेंगे। यदि आप मैदानी क्षेत्र में हैं तो कृषि उत्पाद का व्यापार करेंगे। यानी जो हमारे व्यापार भी होते हैं यह भी हमारे प्रकृति के द्वारा ही निर्धारित किए जाते हैं, और हम लोग उसी के अनुसार अपने आप को अनुकूलित करके अपना व्यापार भी आगे बढ़ाते हैं। लेकिन यदि हम इसमें उल्लंघन करेंगे तो समस्याएं हमारे सामने आएंगी ही आएंगी। तो हम लोग समस्या बाद में देखेंगे, अभी बस देख रहे हैं ऐसा ही होना चाहिए। और यदि नहीं हो रहा है तो इसका मतलब कुछ न कुछ समस्याएं उत्पन्न होंगी ही होंगी, ध्यान रखिएगा। फिर हम कह सकते हैं कि जो हमारे मकान है, ये मकान भी कौन निर्धारित करता है? प्रकृति निर्धारित करती है कि जहाँ का जैसा जलवायु है वहाँ के वैसे मकान भी होंगे। जहाँ पे बारिश ज़्यादा होगी वहाँ के छत जो हैं ढलवा रहेंगे,
जहाँ मैदानी क्षेत्र है वहाँ पे क्या बड़ी बड़ी खिड़कियाँ रहेंगी कि जिससे वेंटिलेशन सिस्टम पूरा एकदम ओपन रहे। फिर अगर कोई पठार है तो वहाँ के मकानों में ज़्यादातर पत्थर का इस्तेमाल होगा। मैदानी क्षेत्र में कोई मकान है तो मिट्टी से बनी ईंट का इस्तेमाल होगा। जंगल है तो वहाँ पे ज़्यादातर लकड़ियों का इस्तेमाल होगा। यानी इन आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। आप कहीं भी चले जाइए, हिली पार्ट में चले जाइए तो मकानों में पत्थर की जो अधिकता देखने को मिल जाएगी। जंगली क्षेत्र की तरफ चले जाइएगा, मकानों में लकड़ी की अधिकता मिल जाएगी, है कि नहीं। मैदानी क्षेत्र में चले जाइएगा, मिट्टी से बनी ईंट की अधिकता दिखाई पड़ने लगेगी। तो हम यूं कह सकते हैं कि हमारा चाहे पोशाक हो, चाहे हमारा भोजन हो, चाहे हमारी आर्थिक गतिविधियां हो, चाहे हमारे मकान हो, या हमारे मनोरंजन के जो साधन हैं, यह सब प्रकृति के द्वारा ही प्रदान किए गए संसाधन के अनुसार ही हमको अनुकूलित करने पड़ते हैं। और हम लोग अनुकूलित कर भी लेते हैं क्योंकि हम विशिष्ट प्राणी हैं, शारीरिक स्तर पर भी, आनुवंशिक स्तर पर भी और मानसिक स्तर पर भी। और इसीलिए हम शारीरिक स्तर पर भी समायोजन करते हैं, आनुवंशिक स्तर पर भी समायोजन करते हैं और बाह्य स्तर पर भी समायोजन करते हैं। तो बात तो ठीक होगी, उदाहरण के माध्यम से हम लोग समझ लिए हैं। लेकिन यदि मनुष्य विशिष्ट प्राणी है तो वह प्रकृति के अनुसार समायोजन करने की क्षमता तो रखता है, अनुकूलन करने की क्षमता तो रखता है, लेकिन उसमें परिवर्तन करने की भी क्षमता रखता है। और अपनी इसी विशिष्टता के कारण ही मनुष्य प्रकृति में रूपांतरण भी करता है। तो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में रूपांतरण को समझेंगे कि मनुष्य किस प्रकार से प्रकृति में रूपांतरण करता है, और यही रूपांतरण हमारा कहीं न कहीं संभववाद को जन्म भी देता है। तो हम लोग इसको नेक्स्ट पार्ट में समझेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।